गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो जिस भी टाइम पर देख रहे हैं उसके लिए हम विश किए हैं। फ़िलहाल ये वीडियो मैं इवनिंग में बना रहा हूँ, तो पहले इसलिए मैंने कहा गुड इवनिंग, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। ठीक है, तो बच्चों आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, मस्ती भी चल रही होगी साथ में। पढ़ाई और मस्ती साथ में, थोड़ी मस्ती कम करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। और इसी क्रम में हम वीडियो का सिलसिला चल रहा है, हमारा वीडियो का सिलसिला चल रहा है। वेक्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने किया पहली एक्सरसाइज के। अब हमने क्या किया, इस वीडियो में इस 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं। पहले क्वेश्चन को लिए हैं, चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। हमें बताना है कि इसमें कौन वेक्टर हैं और कौन स्केलर हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए पहले वाले को देखते हैं। 5 सेकंड। 5 सेकंड क्या है बेटा, एक टाइम है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहना अपना टाइम आएगा, कहाँ से आएगा, कोई डायरेक्शन है क्या, कहाँ से भाई, तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बात को समझो। 5 सेकंड। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमको कैसे पता चलेगा कि टाइम का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है, सर हमको कैसे पता चलेगा, बच्चों के दिमाग में ये रहता है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि देखो ऐसा है, जितनी भी क्वांटिटी लिखी हैं, अगर मुझे पहली बार में अगर कोई बताना चाहे, समझाना चाहे, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, सही एकदम ट्रू बात है। अगर कोई भाई देखो, इसके पहले मैथमेटिशियन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना काम किया, उन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंट किया, जो भी चीज़ें की उन्होंने सब किया, फिर उन्होंने नाम बता दिया कि भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। बस अब हमें क्या करना है, उनको याद रखना है। जैसे पहले टाइम का अभी तक कोई डायरेक्शन मिला नहीं, अगर मिल जाएगा कभी कि टाइम इधर से आता है उधर से आता है, टाइम ऐसे आता है वैसे आता है, घड़ी में इधर से जाता है उधर से जाता है, उधर से टाइम आ रहा है, हमको इधर चले जाना है, हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी तो हमारा टाइम कैसे, ये सब मतलब जब हो जाएगा कभी तब हम इसको वेक्टर भी कह देंगे, लेकिन अभी तक स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बच्चों समझो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर, ठीक है, स्केलर। अगला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बात को समझो, इसकी यूनिट से समझेंगे। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, जैसे यहाँ सेकंड टाइम का होता है, ये किसका होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। भाई फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, अभी तक तो 12th में आ गए। एक्सेलरेशन जो होता है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स के साथ एक्सेलरेशन, मास के साथ में फोर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझो। तो अब सर बताओ ये क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है। बेटा ये वेक्टर है। सर आपको कैसे पता चला, अरे मुझे पता था, पहले से मुझे पता था, इसलिए मुझे पता है। तो ये वेक्टर है, इसे याद रखो कि इस जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज, फिजिक्स आप मैथ्स लिए हैं, फिजिक्स लिए हैं, फिजिक्स में पढ़ ही रहे हैं, अगर बायो भी लिए हैं तब भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है ना। जो है पहले डायमेंशन वाला होता है, उससे वेक्टर वाला भी होता है चैप्टर, उसमें बहुत सारा वेक्टर आपने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी। तो ये याद रखना है कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब किस चीज़ की यूनिट होती है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट किस में आता था, वॉल्यूम में आता था। तो वॉल्यूम भी एक क्या है, स्केलर है। वॉल्यूम एक स्केलर है। ये कैसे पता, मुझे पता था, पहले से पता था कि स्केलर होता है। अच्छा, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। देखो बेटा यहाँ कुछ डायरेक्शन की बात की जा रही थी। अगर इतना लिख देता 2 मीटर, केवल 2 मीटर, इतना ना लिखता मेरे भाई, इसको अगर ना लिखता, केवल 2 मीटर लिखता, तो हम क्या कहते, पक्का ये क्या है, स्केलर है। लेकिन यहाँ नॉर्थ वेस्ट मतलब डायरेक्शन जैसा कुछ आ गया, इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और है क्या ये, डिस्प्लेसमेंट। देखो वेक्टर जब डायरेक्शन किसमें, डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक जो है अच्छा, फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर। अच्छा, इसको हमें बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि क्या है ये। तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। 40 वाट को देखो भाई, 40 वाट भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। वाट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज। आंसर में वोल्टेज दिया है, मैंने देखा था वोल्टेज दिया है।
और पावर का भी होता है क्या? अब आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, यूनिट किसकी होती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्केलर है, ठीक है, ये स्केलर है। फिजिक्स काफ़ी समय से नहीं देखा, ठीक है। तो ये स्केलर हो गया बेटा। इसको देखो 2 किलोमीटर केवल सिंपल सा एक डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज स्केलर, तो ये भी स्केलर है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें क्लासिफाई किया कि कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। ये सारा कुछ हमने कर लिया, बस इतना ही करना था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ना कि अगर पूछेगा ये बताओ कि ये क्या है, वेक्टर है कि स्केलर, अगर आपके टच में था कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, ठीक है, तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे वेक्टर है कि स्केलर है। अच्छा, एक टेंसर भी होता है, टेंसर पे अभी यहाँ टेंसर वेंसर की बात नहीं करेंगे फिलहाल। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोकेंगे, इसको हटाएंगे, नया क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि लिखना पड़ता है फिर बताना पड़ता है, काफ़ी टफ काम होता है। यहाँ पढ़ाना टफ काम नहीं है, बताना टफ काम नहीं है। टफ काम क्या होता है, वीडियो बनाने दो, लिखना, फिर वीडियो एडिट करना, फिर अपलोड करना, थंबनेल बनाना, बहुत सारा झमेला है भाई वीडियो बनाने में। एक वीडियो के पीछे बड़ा टाइम जाता है। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। द एडजॉइनिंग फिगर इज़ अ स्क्वायर। देखो इस चीज़ को देखो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया है साइड को तो उसको मानो ये फिगर क्या है, स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कुछ वेक्टर बताने, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इसमें आपको बताना है इन चारों में कौन इक्वल वेक्टर हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर जब पूछा ना तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के थ्रू इसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सुनो। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन हमने इंट्रो पार्ट में बताया है। तो क्या होता है इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही ओर जा रहे हों, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। यानी अगर वेक्टर किसी फिगर में है तो उसकी लेंथ बराबर हो और एक दिशा में हो, एक डायरेक्शन में हो। कैसे, आओ देखते हैं। इक्वल वेक्टर इसमें हम ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर जो लिखेंगे, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर जो लिखेंगे, सुनो बच्चे। इक्वल वेक्टर ढूंढो, इक्वल वेक्टर ढूंढो जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी। अगर ये स्क्वायर है, ये फिगर स्क्वायर है तो सारे साइड तो इक्वल हैं, यानी सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। ये चीज़ ध्यान रखो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, इसके सामने ये वाला वेक्टर ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों अनइक्वल हो गए। इक्वल नहीं कह सकते बेटा इनको, ठीक है। ये तो हमारे इक्वल नहीं है। इन दोनों को देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है, तो इसमें भी डायरेक्शन डिफर हो गया। इन दोनों को चेक करो, ये इधर ये इधर, तो फिर सर अब क्या करें, इसको हटा दो, ये किसी के साथ इक्वल नहीं हो सकता। इन दोनों को चेक करो बेटा, देखो ये लेंथ बराबर है क्योंकि ये फिगर क्या है, स्क्वायर है। प्लस डी वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन देखो, दोनों नीचे की ओर हैं, यानी सेम डायरेक्शन पे हैं। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या होंगे बेटा, इक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर है, बराबर है। तो हम लिख देंगे डी वेक्टर, या पहले बी वेक्टर, डी वेक्टर जो भी लिखना चाहो, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तुम्हारे आंसर में मैं भी पहले बी वेक्टर एंड लिखा हो डी वेक्टर। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले ये लिख दिया वो लिख दिया। तो ये कोई भी लिखोगे दोनों आंसर सही है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए किस रिस्पेक्ट में हम बोल पा रहे हैं कि इक्वल वेक्टर हैं। पहला आंसर सही है, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं। अब सेकंड का कोइनिशियल वेक्टर, बताओ कौन इसमें से कोइनिशियल वेक्टर हैं इन चारों में। तो भाई पहले कोइनिशियल की डेफिनेशन पता होना चाहिए, इंट्रो पार्ट में बताया लेकिन फिर भी यहाँ बताएंगे, काम ही है हमारा बताना, ठीक है। अब समझो कोइनिशियल क्या होता है। कोइनिशियल का मतलब ही होता है, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो और वहाँ से वो निकले तो उन्हें कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। चलो चेक करते हैं। देखो ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो ये कहाँ से चल के आया होगा, यहाँ से चल के आया होगा, ठीक है। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, ये इधर की ओर आ रहा है तो यानी इसका इनिशियल पॉइंट इधर होगा, इधर से चल रहा होगा इधर को, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करो, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ और इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ, तो ये दोनों तो कोई इनिशियल नहीं हो सकते। इन दोनों को चेक करो, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ मिल जाएगा क्योंकि ये इधर जा रहा है तो पहले इसके इनिशियल पॉइंट यहाँ होगा, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ, तो ये दोनों क्या है, कोई इनिशियल तो नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं। इन दोनों को चेक करो बेटा,
ये वेक्टर नीचे की ओर आ रहा है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट ये होगा जहाँ से ये शुरू किया होगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसके इधर चले आओ, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट, यानी ये इधर से इधर को जा रहा है, ये इधर से इधर को आ रहा है। भाई मिल गए, हमारे काम की चीज़ मिल गई। देखो ये वेक्टर यहाँ से शुरू होकर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर से शुरू होकर यहाँ जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ही वेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, कोइनिशियल। कौन कौन वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, क्योंकि सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे हैं। तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या है हमारे कोइनिशियल, इसका आंसर ये लिख दिया बेटा। अब थर्ड वाला देखा जाए भाई, थर्ड वाला को लीनियर बट नॉट इक्वल। ऐसा वेक्टर बताओ इसमें जो कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो, ठीक। अब बात यह है कि सर इसमें एक और बना देता, कोलिनियर एंड इक्वल, ये भी बना सकता था ऑप्शन। तो हमें कोलिनियर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। जब तक कोलिनियर को नहीं समझेंगे तब तक हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। इंट्रो पार्ट में बहुत बढ़िया बताया है, आप इंट्रो पार्ट को देखिए, 3 पार्ट में इंट्रो पार्ट बने हैं। मैं टाइम लेता हूँ इसलिए टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। मेन मोटो होता है कि समझाना, टाइम कितना भी लगे हम वीडियो बना दे, आपको ना समझ में आए, मेरी कोशिश यही रहती। सुनो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो ध्यान से समझो। हम क्या कोलिनियर बट नॉट इक्वल समझने वाले हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। समझो कोलिनियर की डेफिनेशन समझते हैं। देखो समझो, ऐसे दो वेक्टर चाहे उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, सेम लाइन पर पाए जाएं बेटा, ठीक है। बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, फिर भी बता रहे हैं। एक लाइन है ये, इसी पे 2 वेक्टर बना दो, एक वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। माना कि ये ए वेक्टर है, ये लेकर यहाँ तक, और एक इसी को और आगे बढ़ा देता हूँ इस लाइन को ताकि समझ में आए। एक वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक वेक्टर यहाँ तक, मानो इसका डायरेक्शन इधर है बी वेक्टर, ठीक है। और एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर पाए जा रहे हैं, तो इन दोनों, ये दोनों वेक्टर क्या हैं बेटा, क्या हैं, ये कोलिनियर हैं, क्योंकि एक लाइन पे। लेकिन एक चीज़ और होती है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे होने चाहिए, या तो ये हो या तो सेम लाइन सपोर्ट। सर ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो। या माना ये वेक्टर इस लाइन पे है, एक दूसरी लाइन तुम्हारे पास मिल जाए, उसी को सेम लाइन सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन यहाँ मिल गई बच्चे। ऐसा है ना कि ये लाइन, जो ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो कोई वेक्टर बनाओ तुम, चाहे जहाँ बनाओ इस लाइन पे, ठीक है, कहीं पे भी बना दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बना दिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ इतना बड़ा वेक्टर बना दिया बेटा, इतना बड़ा वेक्टर, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यहाँ पर है और एक वेक्टर, ये इसे सी वेक्टर कहते हैं। एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर इस लाइन पे है, ये दोनों वेक्टर भी क्या हैं, कोलिनियर हैं। सर ये कैसे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो हमारे ये डेफिनेशन ही होती है कोलिनियर की, या तो एक लाइन पे हो वेक्टर, या तो ऐसे लाइन पे हो जो इस दोनों आपस में पैरेलल लाइन हो। उन दोनों लाइन पे पाए जाने वाले वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, चाहे जो उनका डायरेक्शन हो, चाहे इधर को जा रहा हो, चाहे इधर को जा रहा हो, चाहे इधर जा रहा हो, चाहे इधर। जैसे अगर हम इसको देखें, अगर इसको देख लेते हैं, मान लो यहाँ से ये वेक्टर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इधर से इधर को जा रहा है, ये वाला वेक्टर कहाँ है, ये इधर से इधर को आ रहा है, लेकिन हम बी और सी को कोलिनियर कह देंगे। इस वाले वेक्टर को देखो, ये इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये दोनों भी कोलिनियर हैं। ए बी कोलिनियर है, ए सी कोलिनियर है, बी सी कोलिनियर है, तो इसमें सब कोलिनियर हैं, ठीक है। चलो इसमें बताओ बेटा, अब सुनो ध्यान से समझो। ये लाइन, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जानते हो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है बेटा, क्या है, कोलिनियर हैं। और इनका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन डिफर कर गया, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर हैं, ठीक है। ये सब इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर हैं, समझ पा रहे हो। अगर डायरेक्शन भी सेम होता तब हम कह देते ये कोलिनियर भी हैं और इक्वल भी हैं। इन दोनों के केस में तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए एंड सी। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर हमारे पास ऐसे वेक्टर हैं बेटा कि जो कोलिनियर भी हैं और इक्वल नहीं हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। चलो मैं एक ऑप्शन अपने से बना देता हूँ, एक ऑप्शन मैं अपने से बना देता हूँ चौथा। मान लो एग्ज़ाम ये बुक वाले भूल गए होंगे ना, तो उनको बना देना चाहिए था ये वाला ऑप्शन,
क्या बना देते, ऐसा वेक्टर बताओ जो कोलिनियर हो, क्या हो बेटा, कोलिनियर हो एंड इक्वल भी हो। ठीक है, इन्होंने कहा नॉट इक्वल, हम कहते हैं इक्वल वाला। तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें तो आप बता देंगे कि कोलिनियर एंड इक्वल वेक्टर इसमें से क्या है। ठीक है, तुम बताओगे। फिर भी अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आता तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। ओके, इसको मुझे हटाना पड़ेगा वही काम, ताकि तीसरा क्वेश्चन मैं लिख सकूं। बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। लो भाई, ट्रू फॉल्स पूछ लिया। ट्रू फॉल्स बचपन से पढ़ते चले आए, बहुत पढ़ा होगा ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग कॉलम। तो आज 12th में आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा। आइए ट्रू फॉल्स को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वेक्टर्स ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। वेक्टर ए एंड माइनस ए, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए और माइनस ए, इसका मतलब है कि अगर हम इसमें केवल इतने का अंतर होगा, कोई वेक्टर ए है तो मानो कि एक लाइन बनाते हैं, कोलिनियर की बात है तो हम एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब वेक्टर, कोई व्यक्ति यहाँ पे एक लाइन पे एक वेक्टर बनाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर है, इस लाइन पर यहाँ पे इतना वेक्टर बना दिया, इतने को ए वेक्टर कह दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका देखो ये ए वेक्टर है और ये वाला क्या है, माइनस ए है। इसका मतलब वेक्टर तो सेम है, वेक्टर तो सेम है, ये ए है तो ये ए है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही, माइनस से। केवल इतना अंतर है। माइनस जानते हो कि अब कब आता है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है वेक्टर का। तो यहाँ पे केवल इतना काम किया जाएगा कि अगर ये वेक्टर इधर है तो ये वेक्टर इधर को कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर कर देने से कोई इफेक्ट आएगा क्या, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस इसका डायरेक्शन केवल चेंज हुआ है। ठीक है, देखो लेकिन ये एक लाइन पर है, चाहे इधर को मूव कर दो चाहे इधर को इसका चेहरा कर दो, लेकिन है तो एक लाइन पे ना। या फिर किसी दूसरे पैरेलल लाइन पे बनाओ, इधर को कर दो वेक्टर को, एक वेक्टर इधर को एक वेक्टर इधर को कर दो, तो भाई क्या अंतर आ जाएगा कि कोलिनियर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे। या फिर इस वाले को समझो, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका इधर घुमा दो, लेकिन है तो एक लाइन पे, एक वेक्टर ए वेक्टर इधर को एक वेक्टर इधर को घुमा दो, तो सेम लाइन पे होने पर ही उसे कोलिनियर कहते हैं। तो भाई ये तो सत्य बात है कि ये दोनों कोलिनियर हैं, सेम वेक्टर है और केवल डायरेक्शन का अंतर है बस, लेकिन एक ही लाइन पे हैं। तो इसे हम लोग क्या रखेंगे, ट्रू कैटेगरी में रखेंगे भाई। पहला ट्रू है, पहली बात सत्य है, सत्य। चलो अब दूसरी बात देखते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लो भाई, तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है, समझो। टू कोलिनियर वेक्टर्स, पहले तो दो वेक्टर लो, कोलिनियर होने चाहिए यानी एक लाइन पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ देखो लफड़ा कर दिया, एक वेक्टर लेता हूँ इसी लाइन पे इतनी लेंथ की। ठीक है, लेंथ से समझेंगे चीज़ों को तो समझ में आ जाएंगे क्लियर कट। एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया बच्चा, ए वेक्टर है ना, एक वेक्टर और लिया। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर जानते हो ये कैसे लेंगे, एक लाइन पे ही ले सकते हैं वेक्टर को। तो इस तरीके से एक वेक्टर यहाँ से, इधर से थोड़ा सा लिखने में कम सही लग रहा है, यहाँ पे एक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर बनाते हैं, डायरेक्शन इधर ही कर देते हैं, और वेक्टर यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, तो इसे बी वेक्टर कह देते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर है और ये वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है बच्चे। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ठीक, इसकी लेंथ कम है इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन दोनों एक लाइन पे हैं। ठीक है, ये दोनों कोलिनियर तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ कम है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वेक्टर कोलिनियर हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई दो कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात सही लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। ऑलवेज होते हैं क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है इसके। तो ये चीज़ क्या लिखी है, गलत लिखी है, तुम्हारे माइंड से खेलने की कोशिश की रहा है, तुमको कंफ्यूज किया जा रहा है। ये है फॉल्स। क्या है बच्चा, फॉल्स। फॉल्स मतलब असत्य, ये बात असत्य लिखी है। अब चलो अगली बात करते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ठीक है,
सर ये तो पक्का सत्य होना चाहिए, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स, यहाँ पे ये ट्रू, ये फॉल्स, तो अब ट्रू होना चाहिए। ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। देखो इसको समझो, दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं, दो वेक्टर हैं, कह रहे हैं कि कोलिनियर होंगे। में देखो समझो, मे बी और मे नॉट बी, समझो कैसे, देखो ध्यान से समझो। कह रहे हैं कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा वो कोलिनियर होंगे। देखो अब समझो इस चीज़ को, एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ए वेक्टर, ठीक, और एक वेक्टर और लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ, यहाँ, यहीं से ले लेते हैं, इधर की ओर ले लेते हैं। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर, इस तरीके से हम यहाँ पे लेंथ दोनों की देखें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसकी लेंथ जितनी है, यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 5 होगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी बी वेक्टर की, और मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 5 है। ठीक है, इस चीज़ को समझो, वेक्टर 5 है, लेकिन क्या वेक्टर इक्वल हैं? केवल मैग्नीट्यूड हो जाने से किसी वेक्टर को इक्वल कह देते हैं क्या? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? उसका डायरेक्शन भी, क्योंकि इक्वल की डेफिनेशन क्या होती है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर ए इक्वल, ये नहीं लिख सकते, ये अनइक्वल हैं। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड, आर कोलिनियर। हाँ, कह रहे हैं टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो क्या ये वेक्टर कोलिनियर हैं? कोलिनियर भी नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन एक इस वाले लाइन पे पाया जा रहा है, एक इस वाले लाइन पे पाई जा रही है। सेम लाइन पर तो नहीं है दोनों, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ये इस पूरी लाइन पे पाया जाएगा। अरे मैंने अपने दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्टर्ब कर दिया। ओके, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई होगी, यानी ये स्टेटमेंट क्या है बच्चा, फॉल्स है, ये भी असत्य है। फॉल्स मतलब असत्य। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पर, इससे मेरे क्वेश्चन को डिस्टर्बेंस हुई। ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखने में मेहनत लगती है। यहाँ क्यों आ गए, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, माइनस ए वेक्टर था, सही है। हमारे 3 हो गए हैं। अगले वाले पे बात करते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर लीजिए, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, आर इक्वल कह रहे हैं। इसे बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। चलो देखते हैं, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, समझना तो पड़ेगा। टू, यहाँ पे कौन गए, हाँ ये वाला फोर्थ वाला, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो एक लाइन बनाओ, इस पे 2 वेक्टर लो कोलिनियर, क्योंकि इस पे 2 वेक्टर ले लोगे चाहे जितने मैग्नीट्यूड का, तो वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। चलो यहाँ से एक वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर इतना ले लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे ए वेक्टर कहते हैं। इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी बेटा, ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं कह देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ये जो भी है 5 कह देता हूँ। ठीक है, 5 कह देता हूँ, केवल लेंथ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एक वेक्टर यहाँ पे और लेते हैं, एक वेक्टर और लेते हैं, यहाँ पर इधर की ओर डायरेक्शन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक, इसे बी कह देते हैं, बी वेक्टर, और यहाँ पे इसका भी मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ बच्चा, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। क्यों कोलिनियर है? क्योंकि एक लाइन पे पाए जा रहे हैं। ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर और बराबर होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर के, और बराबर किसके, 5 सेंटीमीटर के, या फिर 5 के इक्वल हैं। लेकिन क्या मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि ये क्या, ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन क्या पूरे तरीके से वेक्टर इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? सर इक्वल तो है, देखो 5। अरे भाई उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसकी लेंथ इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है ना। वेक्टर इक्वल होता है कब? जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम होता है। इसका डायरेक्शन तो इधर बना दिया, इसका डायरेक्शन इधर बना दिया, तो ये केस मिल गया ना तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड सेम बट
डायरेक्शन डिफरेंट, यानी ये वेक्टर इक्वल नहीं है, यानी टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये सही बात नहीं है, ये भी पॉसिबल केस है। यानी ये बात कैसी है, फॉल्स फॉल्स, ये भी असत्य। सर लगातार फॉल्स हो रहे हैं, हम क्या करें, किताब वालों की गलती है। ठीक है, पहला ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सब असत्य है, सब कुछ असत्य है। अब सुनो ध्यान से, जीरो वेक्टर इज़ यूनिक, इसको क्या कहा जाए, ये भी फॉल्स है। सर इसको समझा दीजिए प्लीज़, इसको समझा दीजिए, ये नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से समझो। जीरो वेक्टर इज़ यूनिक, यूनिक का मतलब केवल जीरो वेक्टर, एक अकेला जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर आने का केवल एक ही तरीका है, यूनिक। माइनस करो, देखो समझो इस चीज़ को, ऐसे नहीं समझोगे। जीरो वेक्टर किस किस केस में हो सकता है, जैसे मान लो कोई फोर्स की क्वांटिटी है ना, 8 यूनिट इधर लग रहा है, 8 यूनिट इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों यूनिट, 8 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इधर से उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, उधर इधर से भी, जैसे रस्सा खींचने में कुछ लोग उधर को खींच रहे हैं, कुछ लोग उधर को, जब तक फोर्स बराबर रहता है यानी वो न्यूट्रल हो जाता है, ना उधर को ज़्यादा है ना उधर को, यानी नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो, तभी वो सब पकड़ के रखे रहते हैं। या फिर अभी जैसे देखो दीवार, मान लो इस बोर्ड पे मैं धक्का लगाऊंगा अभी इस पे, तो इस पे मतलब मैं इसको बाहर नहीं ले जा पा रहा हूँ, या मैं इधर दीवार पे कहीं धक्का लगाऊँ या कहीं पे, तो दीवार नहीं जाएगी, इसका मतलब मेरा फोर्स जो भी है वो ज़ीरो जा रहा है, उतना ही फोर्स लग रहा है जितना हम उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए तब समझो कि फोर्स में डिसबैलेंस आ गया। तो एक जीरो फोर्स कैसे आया, जीरो वेक्टर कैसे आया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी जीरो न्यूट्रल होकर आ रहा है वो एक वेक्टर का काम कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास एक जीरो वेक्टर मिल गया। एक केस ये भी हो सकता है कि एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, भाई मे बी कि एक्सीलरेशन कहीं पे जीरो हो जाए, तो एक्सीलरेशन के केस में अगर जीरो आ गया तो वो अलग, वो भी एक जीरो का केस हो गया। जितने भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट किसी का जीरो हो गया, जहाँ से आया वहीं पे पहुँच गया, तो ये भी एक जीरो का केस हो गया। तो हम यूनिक तो नहीं कह सकते ना इसको, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्या है, फॉल्स है। कई तरीके से जीरो आ सकते हैं, तो यूनिकनेस की बात तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो वेक्टर यूनिक नहीं होता है। अब सुनो, मॉडुलस थर्ड सिक्स्थ वाला समझते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स 3a एंड -3 इज सेम। मुझे यहाँ सही लग रहा है भाई, आओ देखते हैं, चेक करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ और फिर तुमको समझाता हूँ। मॉडुलस ऑफ वेक्टर 3a एंड -3a इज सेम। ठीक, क्या कहना, मॉडुलस 3a वेक्टर का मॉडुलस यानी ये, ठीक, 3 को बाहर कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 3 3 होता है इस तरीके से, तो यहाँ से ये मॉडुलस आ गया बेटा, ये मॉडुलस आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगले वाले का मॉडुलस निकालो भाई, -3a वेक्टर। ठीक, मॉड अलग कर दो -3, और यहाँ मॉड ऑफ, ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, ये होती है, सुनो इंट्रो पार्ट को अच्छे से देखोगे ना तो समझ में आएगा। किसी नेगेटिव का मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव -3 है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। 3 मॉड ऑफ, देखो दोनों सेम आ गए भाई। 3a का मॉडुलस 3 इंटू मॉड ऑफ ए, -3 का भी आ गया 3 इंटू मॉड ऑफ ए, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही तो कह रहा है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर 3 एंड -3 इज सेम, यानी ये सत्य बात है। बड़ी देर के बाद सत्य आया। सत्य हमेशा दब कर रहता है, असत्य बहुत होता है। ठीक है, असत्य की संख्या ज़्यादा होती है, सत्य लोगों की संख्या कम होती है। तो इसलिए 2 लोग ट्रू हो गए और 3 लोग फॉल्स हो गए। सत्य को अपनाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड -a वेक्टर इज़ प्रॉपर वेक्टर। बेटा समझो, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर को ऐड करना। कह रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड -a वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तब, इज़ अ प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर जानते हो क्या होता है, प्रॉपर वेक्टर की डेफिनेशन जो भी है क्या होती है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 0 ना हो। एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 0 ना हो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 0 ना हो, यानी नॉन जीरो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इसका रिजल्टेंट a एंड -a क्या है, प्रॉपर वेक्टर। लाओ चेक कर लेते हैं, क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो ये गलत है, और 0 नहीं आया तो ये सही है। चलो, a वेक्टर प्लस -a वेक्टर। ठीक, a वेक्टर ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस -a वेक्टर, और देखो भाई 0 आ गया, यानी 0 वेक्टर। लो, क्या प्रॉपर वेक्टर होता है 0 वेक्टर? नहीं। जो वैल्यू अगर मान लो 1 आ जाती, 2 आ जाती, 3 आ जाती, तब उसको हम कहते हैं कि प्रॉपर वेक्टर। ये तो असत्य बात हो गई, फिर से फॉल्स।
कहा तो था कि फॉल्स की संख्या ज़्यादा होती है ना, ट्रू की संख्या कम होती है, फिर से फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स हो गया बेटा। अब हम लोग 7 क्वेश्चन और बचे हैं इसको हटाएंगे, क्योंकि यहाँ इसीलिए थोड़ी जगह बता देते हैं ना कि आपको समझाना रहेगा। अभी हम मान लो फटाफट आते ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ऐसे करके चले जाते, तुम भी कन्फ्यूज हम भी कन्फ्यूज, हमने भी क्या सिखाया तुमने भी क्या सीखा। लेकिन हमने इसलिए जो है इस पर टाइम लिया, इसको बताया कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेन मोटो है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ऐसे समझोगे तो लंबे समय तक मैथ में टिके रहोगे। केवल रट्टा मारने की कोशिश करोगे, केवल रट्टा मारोगे तब दिक्कत है। ठीक है, समझ के रट्टा मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट हैं, जैसे 8th क्वेश्चन है इसको देखेंगे, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 के उनको देखेंगे समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखिए, 2 इक्वल एंड कोइनिशियल वेक्टर्स मस्ट कोइंसाइड। देखो पहली बात तो ये 2 इक्वल वेक्टर होने चाहिए, 2 इक्वल एंड कोइनिशियल। ठीक है, 2 वेक्टर इक्वल होने चाहिए, इस बात को नोट करो। 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं समझो, 2 वेक्टर इक्वल कब होते हैं, तो यहाँ कहा 2 इक्वल वेक्टर, इसका मतलब यह है कि उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात का अर्थ अगर निकालें 2 इक्वल वेक्टर्स, तो इसका मतलब है आप समझो एक वेक्टर यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, और ए वेक्टर कहा इसको, समझो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका 5 है। ठीक है, अच्छा सर ऐसी बात है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी है 5 है टोटल, ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 5 है। एक वेक्टर और बनाते हैं, ठीक है, सेम टाइप से, मान लो कि ये इस पॉइंट से शुरू होता है, और एक वेक्टर और बनाते हैं यहाँ एक ही डायरेक्शन में, बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड हम मान के चलते हैं कि 5 है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। ठीक, लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट देखो बेटा, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ क्या कह रहा है 2 इक्वल वेक्टर में तो ये 2 आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं एंड कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल का मतलब सेम पॉइंट से चलने वाले वेक्टर, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। जैसे इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला वेक्टर भी यहीं से शुरू हो और इक्वल हो, तो भाई अगला वेक्टर बनाओगे और यहीं से शुरू होगा और वो इक्वल होगा, तो सेम डायरेक्शन होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसको इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा अगले वेक्टर को। फील आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसी के ऊपर आ जाएगा भाई, यानी कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड का मतलब होता है एक लाइन ये बनाए तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तो 2 वेक्टर इसी में आ गए भाई, सेम इनिशियल पॉइंट से चलेंगे, और ये जो है कोइनिशियल पॉइंट एंड 2 इक्वल होंगे, सेम मैग्नीट्यूड। आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, यानी ये क्या होगा, ट्रू होगा। सर्वथा ट्रू बात लिखी है, ट्रू बात लिखी है बेटा। अब हम चलेंगे 9th वाले पे चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आया ही होगा, बहुत बढ़िया समझा दिया आपको हमने। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। इस चीज़ को देखो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें इस वेक्टर में तो हमें ये मिलेगा, पक्का मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनो। भाई मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, मल्टीप्लाई करके आपको एक बार और बता देते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अच्छा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई 2, 3, 5 या एक्स वाई कह सकते हो। ये वेक्टर है, ये स्केलर है। एम का मल्टीप्लाई ए वेक्टर में करो तो कितना आ जाएगा, एम ए वेक्टर, प्लस एम का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो एम बी वेक्टर, प्लस एन का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो कितना आ जाएगा, एन ए वेक्टर, प्लस एन का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो एन बी वेक्टर। ठीक है, तो यही तो लिखा है भाई, एम ए एम बी एन ए सब प्लस में, यानी ये भी बात क्या है, ट्रू है, सत्य बात है, सत्य बात है। ठीक है, ये भी सत्य बात हो गई। अगले वाले को देखो बेटा, अगले वाले को देखो, एम एन मल्टीप्लाई में लिखा है बेटा, और यहाँ क्या लिख दिया, एम ए प्लस एन बी। अरे ये तो गलत लिखा है, एम एन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो एम एन को ए में करना पड़ेगा, एम एन ए वेक्टर है ना, प्लस एम एन बी वेक्टर। अगर ये लिखा होता यहाँ पे तो सही होता, लेकिन यहाँ तो लिखा एम एम और एन, तो यानी ये क्या है, फॉल्स है। ये तो नहीं लिखा, ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है, असत्य है, फॉल्स, असत्य है। ठीक है, ये फॉल्स है। अगले की बात करें तो हमारे जो है
यहाँ तक हो गए। अगले वाले की बात करें, देखो ध्यान से समझो, एक वेक्टर है इक्वल है किसके, नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। तो बोला ये इम्प्लाई करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, सुनो ध्यान से समझो। ठीक, एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। कैसे समझे इसको हम, वैल्यू लेते हैं कोई जिससे तुम समझ पाओ, मुझे समझो, ध्यान से समझो, समझो समझो क्या समझो, समझो समझो। ठीक, एक ये ए वेक्टर है, ठीक, इसकी वैल्यू है 5i कैप, है ना, इस तरीके से समझते हैं। आई कैप जे कैप ले लेते हैं, ठीक है, होशियारी करते हैं थोड़ा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप। बी वेक्टर ले लेते हैं भाई, इसको कह देते हैं -5i कैप। मानते हो कि -5i कैप, ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इन दोनों को बराबर करना होगा, तो कब बराबर होंगे, ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, बराबर कब होंगे भाई, बराबर कब होंगे, कब बराबर होंगे, अगर इसको इसके बराबर होना है तो आपको देखो ए वेक्टर तो ये है, अगर हम इसका माइनस निकाल ले, माइनस बी वेक्टर कर दे अलग से, तो माइनस इधर किया तो इधर भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, -5, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 वेक्टर बन जाएगा। यानी माइनस बी वेक्टर की जो वैल्यू आ रही 5 आ रही है और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही है। इसका मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर यहाँ पे क्या हो गए, बराबर हो गए। ए वेक्टर बराबर है माइनस बी वेक्टर के, ऐसा केस मैंने ले लिया। अब सुनना ध्यान से, अब क्या करना पड़ेगा, अब सुनो ध्यान से, मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए वेक्टर, ठीक, और इधर क्या है 5i कैप, 5i कैप, है ना, यहाँ कैप लगाना भूल गए, लगाओ इसको कैप। तो यहाँ पे 5i कैप, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगी ये मॉड ऑफ 5 और मॉड ऑफ i कैप, है ना। तो 5 तो 5 रहेगा, i कैप ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, 5। चलो इसका निकालते हैं, मॉड ऑफ ए निकाल लिया, अब हम मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ बी निकालते हैं, तो मॉड ऑफ बी, सॉरी मॉड ऑफ माइनस बी निकालते हैं, माइनस बी। ठीक है, तो मॉड ऑफ माइनस बी की भी वैल्यू कितनी है, देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चा, 5i कैप, 5i कैप, है ना, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 5 और i कैप। ठीक, इसकी 5 वैल्यू और इसकी i कैप की वैल्यू 1, तो 5 आ गया। यानी मैग्नीट्यूड दोनों के क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी दो वेक्टर अगर बराबर हैं, दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया, दो वेक्टर बराबर होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यानी ये भी क्या है, सत्य है, ट्रू है। ये कैसी बात लिखी है बेटा, ट्रू बात है, ट्रू है, सर्वथा सत्य बात लिखी है। ठीक, अगले की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड, लो भाई यहाँ नेगेटिव के साथ इक्वल किया था, यहाँ पॉजिटिव के साथ, ये भी ट्रू है, सेम दोनों वैसे ही है, इसको भी हम ट्रू कह देंगे। सिंपल सिंपल दोनों भाई। अब सुनो ध्यान से, अगले वाले को देखो, जस्ट उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया क्या किया, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर है। तो कह रहे हैं कि भाई वेक्टर भी बराबर होंगे। सुनो, नहीं, ये बात सही नहीं है, सुनो ध्यान से समझो। अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, मान लो कि ये वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर है और इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, तो सुनो, ऐसे भी हो सकते हैं कि दो वेक्टर इक्वल ना रहे हों और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल। जैसे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 5i कैप कर दे, और बी वैल्यू बी की क्या हो जाए, -5i कैप। अब बताओ दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल तो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया। हाँ, ये कह सकते हैं ए वेक्टर बराबर -b वेक्टर, लेकिन ये नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड तुम चेक करोगे तो बराबर है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 5 आ जाएगी और मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेकिन क्या वेक्टर बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, ये बराबर नहीं होंगे। इस तरीके से लाइन खींच देंगे, भाई ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं बेटा, बराबर हैं। तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वेक्टर बराबर होंगे, इसलिए ये कौन सी बात है, असत्य बात है, असत्य, यानी इसे फॉल्स करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ।
अगली बात क्या, अगली बात और अंतिम बात, इस क्वेश्चन की अंतिम बात, ठीक है। सुनो, बात को समझो। मैं इसको हटाऊं, हटा देता हूँ, ठीक है। मैं हटाता हूँ, आपने ट्रू फॉल्स देख लिया। मेन मोटो है ट्रू फॉल्स जानना नहीं, उसके पीछे का रीज़न जानना कि क्यों ट्रू फॉल्स है, ये क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। भाई क्वेश्चन में देखकर आंसर शीट से देख लिया, ठीक है, कर लिया, लेकिन लॉजिक नहीं समझ में आया तो तुम बस केवल दिमाग पे प्रेशर बनाओगे, ठीक है, रट्टा मार के, ठीक है। अब चलो इसका लॉजिक देखते हैं। इफ़ OA प्लस AB प्लस BC इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स O एंड C कोइंसाइड। कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो ये दोनों पॉइंट O और C कोइंसाइड करेंगे। लेट मी चेक दिस, ठीक है, आइए चेक किया जाए। OA बनाओ बेटा, OA, यहाँ पे O है और यहाँ पे A है। इस तरीके से मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है। यहाँ ऐसे कर देते हैं वेक्टर, और यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया OA वेक्टर। AB वेक्टर बनाओ, AB वेक्टर इधर को बना दो, ठीक है, इस तरीके से। ये पॉइंट B कर दो, ठीक है। अभी सेम डायरेक्शन, O से A की ओर, A से B की ओर, अब B से C की ओर जाना है, ठीक है। B से C की ओर जाना है, लेकिन ऐसे जाना है ना कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर इधर जाएंगे, मान लो B से C इधर तुमने बना दिया, तो क्या इन तीनों का सम 0 होगा? कभी नहीं होगा 0। 1 2 3 जुड़ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी। इधर जाओगे तो नहीं होगा, इधर जाओगे तो नहीं। एक केस बनेगा जब इसको आप ऐसे जोड़ेंगे और डायरेक्शन इधर रखेंगे बेटा। अगर इधर रखोगे तो फिर नहीं, डायरेक्शन भी इधर रखो, ठीक है। कभी भी वेक्टर में कोई भी फिगर में मैं तुमको बता दूं बेटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। देन पॉइंट्स O एंड C कोइंसाइड, यानी जो C वाला पॉइंट होगा वो यहीं होना पड़ेगा, C पॉइंट यहीं होना पड़ेगा, O भी यहीं होगा, C, O से A से B, B से C, यानी O और C को कोइंसाइड यानी एक ही पॉइंट पे होना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। इफ़ दिस देन दिस इज़ वेरी ट्रू, यानी वेरी ट्रू मीन्स ट्रू है, ट्रू बात लिखी है, ठीक है। अब सुनो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक चित्र लिखता हूँ, उसमें तुमको आंसर बताना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है, इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बनाया। इसे A कहा, इसे B कहा, इसे C कहा, इसे D कहा, इसे E कहा, इसे F कह दिया, ठीक है। वेक्टर बनाते हैं, इधर एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन सबका सेम रखेंगे बेटा। इस तरीके से मैंने कर दिया, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब सुनना ध्यान से समझो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने वाले हैं, सबको सम करने वाला हूँ। कैसे करने वाला, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, हटा दूँ नहीं हटाऊँ, चलो ठीक है। सुनो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे AB लिखता हूँ, सेम डायरेक्शन, A से B चले गए, फिर B से C कर देते हैं C, प्लस C से क्या कर देते हैं, D पे जा रहे हैं। A से B, B से C, A से B, B से C, C से D, अब D से कहाँ जा रहे हैं, E पे जा रहे हैं, D E, ठीक है। प्लस E से कहाँ जा रहे हैं, F, E से F, फिर कहाँ जा रहे हैं, F से A जा रहे हैं। सुनो ध्यान से समझो, ये फिगर क्लोज्ड फिगर है, जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए, तो समझ लो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चा, पूरा का पूरा आंसर 0, ठीक। डिस्प्लेसमेंट नेट क्या हो गया, 0 हो गया। ये याद रखना, सारे डायरेक्शन सेम हैं, एक ऐसा नहीं कोई यहीं पे उल्टा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे साइक्लिक हैं, क्लोज्ड हैं और एक ही डायरेक्शन में सब हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0, चाहे जो भी चित्र में होगा देख लेना, ठीक है। अगर ऐसा होगा कभी भी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी नेट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही स्थान पर आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, वीडियो अगर लेंदी हो गया होगा तो रोक कर दूसरे में बनाएंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ होगा तो इसी में बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखो यहाँ पे इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लो भाई, फिर से वही ट्रू फॉल्स, अभी इसके पहले ट्रू फॉल्स चल रहा था, फिर से ट्रू फॉल्स में हम आ गए। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, सबसे पहली बात इन्होंने यहाँ ये बताया कि ए और बी कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर होंगे, चाहे डायरेक्शन उल्टा हो, चाहे सीधा हो, चाहे मैग्नीट्यूड बराबर हो, चाहे ना बराबर हो, लेकिन एक लाइन पे होंगे। या तो एक ऐसी लाइन पर होंगे जो दोनों वेक्टर जिस लाइन पे हैं आपस में पैरेलल लाइन पे हैं, मतलब ये कहना चाहिए दोनों लाइन पैरेलल हैं, उन पर ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है।
तो पहली कंडीशन बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर फॉर सम नॉन जीरो स्केलर, ये बात मैंने तुमको इंट्रो पार्ट में सिखाई थी। ये चीज़ इंट्रो पार्ट को देखोगे तो क्लियर होगी। ये क्या है, ट्रू है भाई। ये इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छा सिखाया था कि ये क्यों, हमने ये भी रीज़न बताया था बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्यों लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा भाई, यहाँ बार बार डिस्क्राइब करूँगा तो थोड़ा सा पहुँच होता है, ठीक है। अब समझो ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना। प्लस माइनस बी वेक्टर, इसका क्या मतलब है कि अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये बात सही नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर बराबर ही हो, प्लस माइनस के साथ ही बराबर हो। यहाँ पे भाई प्लस माइनस 1 है समझो, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो ए कह रहे हैं या प्लस बी के बराबर होगा या फिर वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस बी के बराबर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। ये वेक्टर 5 टाइम्स बी वेक्टर के हो सकता है, ए वेक्टर 6 टाइम्स बी वेक्टर के हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हो हमेशा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये अगर ट्रू है ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट फॉल्स। अगले वाले की बात करते हैं। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। इसको समझते हैं, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, कंपोनेंट्स को बताया था, 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट, एक क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट। सर स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट फिर से बता दीजिए। देखो बात को समझो, एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर, समझो एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर, सुनो ध्यान से समझो। ए वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे 2i कैप 5j कैप जो है 7k कैप, इस तरीके से एक वेक्टर लिया। बड़ा समझो अब ध्यान से। एक बी वेक्टर लेते हैं, ठीक है। इस बी वेक्टर को कहते हैं 6i कैप प्लस, या फिर हाँ सही है, ठीक है, इस तरीके से लिख ले लें। ऐसा करते हैं, इसको मैं बी वेक्टर कह देता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर कह देता हूँ, है ना। अब इसको मैं कह देता हूँ ए वेक्टर, इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये 2i कैप 5j कैप 7k कैप, ए वेक्टर को क्या करते हैं 6i कैप 15j कैप प्लस 21k कैप वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अच्छा सर अब इससे क्या बताना चाहते हैं, बात को समझो। पहले ये समझो कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन होंगे। देखो अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो पूरा 2i कैप 5j कैप 7 कैप। देखो वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट है ना, वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन होगा, 2i कैप 5j कैप एंड 7k कैप। ये 3 चीज़ें, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये इसके कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा सर स्केलर कंपोनेंट भी इसी बात पे बता दीजिए। स्केलर कंपोनेंट यानी पूरा का पूरा उठा के कहोगे तो ये एक वेक्टर कंपोनेंट हो गया, इसका एक इतना वेक्टर कंपोनेंट हो गया, इसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया। स्केलर कंपोनेंट पे बात कर दो, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। सुनो 2i के कोफिशिएंट को जो है इसको लिखो 2, ये एक कंपोनेंट हो गया। अगला कौन है 5, अगला कौन है 7। तो 2, 5, 7 क्या है स्केलर कंपोनेंट। यहाँ पे 6, 15, 21 स्केलर कंपोनेंट। 6i क्या है वेक्टर कंपोनेंट, यानी यही है वेक्टर, यही है कंपोनेंट, ठीक है। अब इनको चेक करना है कि ये जो हैं क्या ये प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब समझो, बात को समझो। अगर मैथमेटिकली हम समझे प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू को बढ़ाएं तो एक बढ़े, यानी एक की वजह से एक पे इफेक्ट आए, या फिर एक को बढ़ाएं तो एक घटे, एक को घटाएं तो एक बढ़े, ऐसा कुछ आपने प्रोपोर्शनलिटी पढ़ा होगा इस तरीके से। f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, m बढ़ाओ f बढ़ेगा। किसी का मास बढ़ाओ, कोई बहुत पावरफुल उसका मास ज़्यादा है, जिस व्यक्ति का मास ज़्यादा होता है तो उसका वो फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ चल के आ गई तो फोर्स ज़्यादा लगेगा भाई, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ समझो, यही प्रोपोर्शनलिटी होता है। लेकिन मैथ में कैसे प्रोपोर्शनलिटी को चेक करते हैं मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, कोई झमेला नहीं, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। रेशियो निकालो, क्या निकालो, रेशियो निकालो। देखो सबसे पहले i का कंपोनेंट क्या है, स्केलर चेक करो, 2 कंपोनेंट है, यहाँ क्या है 6, इनका रेशियो 2/6 करो तो ये कितना आएगा 1/3, ठीक। अच्छा
5 यहाँ पे है, 5 लिख दो। और इसके नीचे क्या, जे का कोफिशिएंट क्या है 15, इसको भी चेक करो कितना आ जाएगा 1/3। के का कोफिशिएंट कितना है 7, इसके नीचे क्या है के का कोफिशिएंट 21। लो बेटा कितना आ गया 1/3। 1/3 इससे क्या पता चला कि हाँ यही चेक कर लेना। अगर ऐसा हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा, तो बच्चा ये कह देना कि भाई ये प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो ये बात ये सही होगा। आपको याद होना चाहिए, मैंने सिखाया था A1/B1 इंट्रो में, A2/B2, A3/B3 ऐसा सिखाया था। लेमडा मतलब जैसे यहाँ 1/3 आ गया, ठीक है, इस तरीके से मैंने सिखाया था। याद है? नहीं याद है तो वीडियो देखो, फिलहाल यहाँ फिर मैंने बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य बात है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। कब? जब ए और बी क्या होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ए बी कोलिनियर हैं। भाई ये चीज़ क्या है, ट्रू है, इस पर भी ट्रू कर दो। ट्रू 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 हो गया भाई, ट्रू, ठीक, ट्रू हो गया। यानी थर्ड वाला भी क्या है, ट्रू है, ट्रू। अगले वाले पे चलते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट, both the vectors a and b have same direction but different magnitude, ठीक। both the vectors a and b have same direction but different magnitude। भाई a वेक्टर b वेक्टर कोलिनियर है तो क्या ज़रूरी है दोनों का डायरेक्शन सेम हो? कोई कहेगा भाई हम एक लाइन पे बनाना चाहते हैं, एक लाइन पे मुझे बनाने दो। कोलिनियर की डेफिनेशन यही है कि एक लाइन पे होना चाहिए। एक लाइन पे हम इधर को वेक्टर बना देंगे ए वेक्टर, और एक लाइन पे इधर को वेक्टर बना देंगे ये बी वेक्टर। बताओ, इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग। ये कह रहे हैं बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन? अगर होगा तभी कोलिनियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका डायरेक्शन अलग, ये इसका डायरेक्शन अलग, लेकिन ये दोनों कोलिनियर तब भी हैं। तो ये बात क्या है, फेल कर गई यहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, फेल कर गई, और ये से हम क्या कहेंगे, फॉल्स कह देंगे भाई, ये फॉल्स है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा।